नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछली क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका विभाजन हम दो भागों में करते हैं। एक तो करते हैं ऋग्वैदिक काल में और दूसरा करते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में हम इसका जो समय है वह देखते हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से, और यह ग्रामीण स्वरूप में हमें यह व्यवस्था प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल जो है उसमें हमें जो सभ्यता है वह ग्रामीण स्वरूप में देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में समय हम देखते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहता है, और इसके बारे में हमें जानकारी जो बाकी के 3 वेद हैं हमारे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल के बारे में देखेंगे। इसकी सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो हम सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं कि इसकी सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार है और इसका स्वरूप पितृसत्तात्मक है। स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो स्त्रियों की दशा सम्मानजनक स्थिति में हम देखते हैं, तथा इस काल में स्त्रियों को काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। विवाह स्थिति देखें तो विवाह में एक पत्नी प्रथा प्रचलन में थी। वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, जहाँ पर समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जो कि कर्म पर आधारित था। मनोरंजन के साधन में हम देखते हैं यहाँ पर रथ दौड़, घुड़दौड़ और पासे का खेल आदि के माध्यम से मनोरंजन किया जाता था। वेशभूषा एवं आभूषण में देखें तो सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, जिनका नाम हम वास तथा अधिवास देखते हैं, तथा आभूषण के रूप में कुंडल, अंगूठी, हार, बाजूबंद आदि देखने को मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि किसी भी यदि सभ्यता की या किसी के बारे में भी किसी वंश की यदि सामाजिक व्यवस्था पूछते हैं, मान लीजिए मौर्य काल आ गया या गुप्त वंश आ गया, इनकी सामाजिक व्यवस्था पूछते हैं, तो कुछ पॉइंट निर्धारित होते हैं, उनको आप हमेशा याद कर लीजिएगा। जैसे कि स्वरूप कैसा रहा वहाँ पर, स्त्रियों की दशा क्या थी, विवाह की स्थिति क्या थी, वर्ण व्यवस्था क्या था, मनोरंजन कैसे हो रहा था, खान पान क्या था, वेशभूषा क्या थी। तो ये कॉमन पॉइंट है, इन पॉइंटों को आप याद कर लीजिएगा। पॉइंट यदि आपको याद आ जाते हैं तो उसके अंदर क्या लिखना है वो आप ऑटोमेटिक लिख ही देंगे। इसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था हम देखते हैं इसकी, तो कबीलाई व्यवस्था देखने को मिलती है। राजतंत्र पूर्ण रूप से यहाँ विकसित नहीं हुआ था। तो शुरुआत कुटुंब से होती है, सबसे छोटी इकाई रहती है। कुटुंब का जो प्रधान है वह कुलपति कहलाता है। उसके बाद ग्राम को देखते हैं तो ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता है, तथा कई सारे कुटुंब मिलकर ग्राम कहलाते हैं। कई सारे ग्राम मिलकर विष कहलाते हैं, जिसका प्रमुख विषपति कहलाता है, और कई सारे विष से मिलकर जन बनता है और जन का प्रमुख गोप कहलाता है। इसी प्रकार कई सारे जन से मिलकर राष्ट्र बनता है। राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई यहाँ पर होती है और इसका प्रमुख राजा कहलाता है। अन्य व्यवस्थाओं में हम देखते हैं तो यहाँ पर सभा, समिति और विदित नामक संस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है, जहाँ पर सभा जो है वह जो विशेष जन है उनकी संस्था है, और समिति जो है आम लोगों की संस्था है। समिति के माध्यम से ही राजा का चुनाव किया जाता है। और विदत जो है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था देखने को मिलती है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में। आर्थिक व्यवस्था में यहाँ पर पशुओं को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, तथा जो संपत्ति होती थी उस समय वैदिक सभ्यता में, जो संपत्ति होती थी कि कौन सबसे ज़्यादा संपत्ति है, किसके पास है, तो उसकी गणना मवेशी के रूप में की जाती थी। जैसे कि गायों की गणना के आधार पर संपत्ति की गणना कर ली जाती थी। ठीक, तो पशुओं को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। कृषि देखते हैं हम। कृषि में जौ, धान, उर्वरकता हेतु खाद का भी प्रयोग किया जा रहा है। पशुपालन में सर्वाधिक महत्व गायों को दिया गया है। इसके अलावा घोड़ा, बकरी, भैंस, ऊँट आदि भी पशुपालन के रूप में प्रयोग किए जाते थे। आखेट में हम देखें तो आखेट इनका प्रमुख कार्य था, जिसमें पक्षी, हिरण, सिंह आदि का शिकार किया जाता था। लघु उद्योग भी देखने को मिलता है। इसमें यह लघु उद्योग उन्नत अवस्था में था। ठीक, उद्योग के रूप में कपड़े बुनने के कारखाने, छोटे छोटे चमड़े का कार्य, सुनार का कार्य इत्यादि होते थे। व्यापार और वाणिज्य में देखें तो हम स्वदेशी तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार देखने को मिलता है। व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था, तथा विनिमय के रूप में सोने के जो टुकड़े हैं जिनको निष्क कहा गया है, इनका प्रयोग होता था। अगला देखते हैं हम उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की सर्वप्रथम सामाजिक व्यवस्था के बारे में। उत्तर वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार देखने को मिलते हैं,
तथा विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था। विवाह संस्कार आदि के बारे में डिटेल में पेपर 2 के पार्ट बी में जो समाजशास्त्र की जो यूनिट दी हुई उसके वीडियो में डिटेल से बताया गया है, तो आप विवाह संस्कार आश्रम इनके बारे में उस वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। स्त्रियों की दशा देखते हैं, तो स्त्रियों की दशा यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल था उससे निम्न दशा देखने को मिलती है। यहाँ पर स्त्रियों को जुआ तथा शराब की भांति निकृष्ट कोटि का माना गया है। इसके बाद वर्ण व्यवस्था देखते हैं, तो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। 16 संस्कारों का उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है, जो कि शुरुआत होते हैं कहाँ से, गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक 16 संस्कार और 4 आश्रम देखने को मिलते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये चारों आश्रम व्यवस्था यहाँ पर विद्यमान थी। मनोरंजन के रूप में रथ दौड़, पासे का खेल आदि प्रचलन में थे। वेशभूषा के रूप में यहाँ पर रेशमी वस्त्रों का प्रयोग और किया जाने लगा। उत्तर ऋग्वैदिक काल में हम किसको देख रहे थे, ऋग्वैदिक काल में हमने सूती वस्त्र देखे थे। यहाँ पर सूती वस्त्रों के साथ रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र भी प्रयोग किए जाने लगे। अब आर्थिक व्यवस्था में देखते हैं, तो यहाँ पर संपत्ति का एकाधिकार स्थापित हुआ। ठीक, ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का एकाधिकार नहीं था, उत्तर वैदिक काल में संपत्ति पर एकाधिकार स्थापित हुआ तथा जो धनवान होते थे उनको एभ्य कहा जाता था। कृषि में देखते हैं, तो यहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय बना। ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था, जो जीविका का मुख्य आधार पशुपालन होता था, लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बना तथा जो मुख्य फसलें थी वह चावल, गेहूँ, उड़द, मूंग आदि हुई। व्यापारिक संघों का भी उदय हुआ, जिन्हें गढ़ व सृष्टि के रूप में जाना गया। व्यापार, जो कि देश विदेश से व्यापार हो रहा था, उसमें मुद्रा के रूप में निष्क तथा शतमान प्रयोग में किए जाते थे। धातुओं का ज्ञान ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा इस काल में बढ़ गया तथा हम देखते हैं लोहे का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा। पशुपालन देखते हैं, तो द्वितीय मुख्य व्यवसाय बना तथा इसके बाद हम देखते हैं एक नवीन व्यवसायिक वर्ग का उदय हुआ, जिसमें लोहार, कुम्हार, ज्योतिषी आदि इसके अंतर्गत आते थे। अब राजनीतिक स्थिति देखते हैं, तो राजनीतिक स्थिति में हम पाएंगे कि ऋग्वैदिक काल में कबीलाई व्यवस्था विद्यमान थी। ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि कबीलाई व्यवस्था थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि राजतंत्र बृहद रूप में स्थापित हुआ। यहाँ पर राजा की शक्ति में विस्तार हुआ तथा राजतंत्रीय शासन पैतृक व्यवस्था के आधार पर स्थापित हुआ, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। ऋग्वैदिक काल में जो जन थे वह आगे चलकर इस काल में आते ही महाजनपद के रूप में विस्तारित हुए और जो प्रमुख महाजनपद शक्तिशाली जो थे वो कुरु, पांचाल आदि के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रशासनिक व्यवस्था में देखें, तो प्रशासनिक व्यवस्था का विशेषीकरण हुआ। कई सारे विभागों में प्रशासन को विभाजित किया गया, जैसे कि वित्त विभाग, सैन्य विभाग आदि। सैन्य संगठन के महत्व में भी वृद्धि देखने को मिलती है। अब सैन्य संगठन के महत्व में वृद्धि क्यों हुई? पहला पॉइंट ये कि राज्य का विस्तार हुआ, राज्य एक दूसरे से शक्तिशाली होने लगे, और दूसरा पॉइंट ये कि लोहे का अधिक प्रयोग हम करने लगे थे यहाँ पर, तो लोहे का प्रयोग ज़्यादा हुआ, अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी अधिक किया जाने लगा। इस प्रकार जो सैन्य संगठन था उसका महत्व भी बढ़ गया। अब यहाँ पर रथ सेना, घुड़सवार, गज सेना इत्यादि के रूप में सेना का विभाजन किया जाने लगा। न्याय व दंड व्यवस्था में हम देखते हैं, तो राजा सर्वोच्च न्यायपालिका का सर्वोच्च होता था राजा, और जो सबसे निम्न स्तर की न्यायपालिका थी जो कि ग्राम स्तर पर थी, उसका प्रमुख ग्राम्यवादीन कहलाता था। सभा तथा समिति का महत्व तो यहाँ पर कम हो गया, लेकिन फिर भी राजा आवश्यकता अनुसार इनसे सलाह ले लिया करता था। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। आप सभी को वैसे तो जानकारी होगी, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का निर्माण किया गया, पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया था, जबकि वैदिक सभ्यता में भवन के निर्माण हेतु घास तथा बांस का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी और वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी।
सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख पशु था वह बैल था तथा वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय था। सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग का महत्व था और वैदिक सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन थे। सिंधु घाटी सभ्यता में देवियों की प्रधानता देखने को मिलती है, जबकि वैदिक सभ्यता में देवताओं की प्रधानता देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में मछलियों का प्रयोग किया जाता था, यानी मांस के रूप में सर्वाधिक मछली प्रयुक्त की होती थी, और वैदिक सभ्यता में पशुओं का मांस प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि वैदिक सभ्यता राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि ऋग्वैदिक व्यवस्था में और उत्तर वैदिक व्यवस्था में अंतर बताइए। तो हम इसमें अंतर देखते हैं कि स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को उचित सम्मान प्राप्त था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जुआ तथा शराब की भांति निकृष्ट बताया गया था। फिर वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई। ऋग्वैदिक काल में वेशभूषा सूती वस्त्र का प्रयोग अत्यधिक किया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में ऊनी व रेशमी वस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा। संपत्ति पर एकाधिकार नहीं था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते ही संपत्ति पर एकाधिकार स्थापित होने लगा। ऋग्वैदिक काल में धातुओं का सीमित ज्ञान उपलब्ध रहता है और उत्तर वैदिक काल में धातुओं के ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर प्रमुख देवता वरुण व इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में विष्णु, रुद्र और प्रजापति महत्वपूर्ण देवता के रूप में जाने गए। उत्तर ऋग्वैदिक काल में यज्ञ व अनुष्ठान जो है कुछ प्राप्त करने के लिए किए जाते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में आडंबर से युक्त हुए यज्ञ तथा अनुष्ठान जो भी आडंबर के लिए तथा बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हो गए। ऋग्वैदिक काल कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक काल राजा की शक्ति का विस्तार हुआ तथा राजतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल में सैन्य शक्ति का विस्तार नहीं हुआ था और उत्तर वैदिक काल में हमें सैन्य शक्ति का विस्तार देखने को मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पर जो कि आ चुके हैं, जैसे कि स्रोत सूत्र, ऋग्वैदिक पंचजन, ऋग्वेद संस्कार, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए, भारतीय संस्कृति में 3 ऋण, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए, भारत में देवदासी प्रथा पर टिप्पणी लिखिए और ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन की विवेचना कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा PYQ की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन हैं उनको बताया गया है। तो उसमें इन सारे क्वेश्चनों के आंसर को कंप्लीट कराया गया है। आप चाहें तो उन वीडियो को देखकर ये सारे क्वेश्चन आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दिया गया है। 3 ऋण के बारे में देखते हैं। तो 3 ऋण जो है वो ऋषि ऋण का आशय होता है वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, पितृ ऋण यानी पुत्र की प्राप्ति करना, और देव ऋण यानी कि यज्ञ करवाना। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके ऊपर ये 3 ऋण होते हैं। इन तीनों ऋणों को इनके माध्यम से दूर किया जाता है। संस्कार को हम देखते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ स्वच्छता, कुल संख्या 16, प्रमुख संस्कार गर्भाधान, उपनयन, विवाह। बाकी की डिटेल पेपर 2 के लिए संस्कार, आश्रम और विवाह, इन सब की डिटेल में जानकारी पेपर 2 के पार्ट बी की समाजशास्त्र की यूनिट है उसके वीडियो में बताया गया है। आप उसके माध्यम से वो पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।